नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। मैं किसला यादव आप सभी के बीच आज इतिहास के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, पाषाण काल का इतिहास। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है, इतिहास शुरू कहाँ से होता है, इतिहास का को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पाषाण काल के समय के इतिहास से लेके अभी तक के इतिहास को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ेंगी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास इतिहास हिस्ट्री, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है इतिहास। इतिहास क्या है? अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत अर्थात बीती हुई घटनाएं, बीते हुए समय में क्या घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में समझना, उसके डेटा को एनालिसिस करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के द्वारा हम ये जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। अतीत में हुई घटनाओं से भविष्य के बारे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमने इतिहास से क्या सीखा, हमें भविष्य में क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें इतिहास से हमको सीखने को मिलती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए। जैसे कि अभी पीपीटी लगी हुई है, पीपीटी सब लोग देखेंगे। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? जैसा कि भी हमने लिखा था, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अभी जैसे कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में वर्ल्ड मैप का क्लास रिकॉर्ड किए थे, उसमें हमने एक चीज डिस्कस किया था कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ये चीज इतिहास में भी हमको देखने को मिलती है कि सबसे पहले मानव का जो स्रोत, उत्पत्ति का जो स्रोत मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में मिलता है। इसीलिए इसको मानव जाति का पालना कहा जाता है। पालना, जैसे कि पालन होता है बच्चे का, बचपन से बड़ा होता है तो उसको पालन कहा जाता है। इसको हम सभी लोग भली प्रकार परिचित हैं इस पालना शब्द से, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से ही मानव सभ्यता का विकास होता है, मानव का वहीं से विकास का क्रम शुरू होता है। इसमें एक चीज और हमने मैप की क्लास में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। सभ्यता, सभ्यता का पालन,
सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा किनारे हो गई है। एशिया महाद्वीप, सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है क्योंकि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे वह सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, जिसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन आगे करने वाले हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, हांगो नदी चीन की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता कहा जाता है। इन सारी सभ्यताओं का विकास एशिया महाद्वीप में ही हुआ है। इसलिए इतिहास को जानने से पहले इन सब डेटा को हम एकत्रित करके रखते हैं कि कहाँ किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है, किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ये छोटे छोटे एग्जामों में पूछता है कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है, सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। ये 2 पॉइंट इसमें याद रखने योग्य है। और इसके आगे देखते हैं। इतिहास का विभाजन, ये इतिहास का विभाजन है। इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन हमने इस चार्ट के माध्यम से अपने आप तैयार करके इसको एक पीपीटी के रूप में लगाया है, जिससे हमको समझने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। तो इतिहास का विभाजन इस प्रकार होता है कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? आइए प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखते हैं, कुछ समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है, वह समय है जब जिसका कोई ना तो लिखित स्रोत प्राप्त है, जब मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। इसलिए इसका अध्ययन केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत उससे जो खुदाई की हुई वस्तुएं प्राप्त हैं, जैसे हड्डियां कहीं से प्राप्त हुई, कहीं से कलश समाधान प्राप्त हुआ, कहीं से मृदभांड प्राप्त हुए, कहीं से कुछ धातुएं प्राप्त हुई, उन सब के आधार पे हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है।
पाषाण काल, जिसको स्टोन एज कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा इसमें प्रागैतिहासिक काल पहला हो गया। दूसरा विभाजन करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्ट्री एज कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। आद्य ऐतिहासिक काल में इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं और कांसा, कांसा का अध्ययन इसी के अंतर्गत करते हैं। जैसे पीपीटी में हमने लिखा था आद्य ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा कालीन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही हड़प्पा का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला विभाजन इसका ऐतिहासिक काल है, जिसको हिस्टोरिकल एज कहते हैं। लिखा हुआ है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन काल आता है, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व इतिहास। प्राचीन काल, प्राचीन काल में हम प्राचीन काल की शुरुआत महाजनपद के समय से होती है, महाजनपद काल से। महाजनपद काल से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद मगध का उत्कर्ष, मगध के 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार, उसके आगे इतिहास के जितने भी राजा हुए उनका अध्ययन करते हुए हम मध्यकाल में पहुंचते हैं। मध्यकाल की शुरुआत महमूद गजनवी के आक्रमण से लगभग मानी जाती है, उसके आसपास का समय मध्यकाल की शुरुआत। फिर उसमें दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल कालीन, मुगलों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आधुनिक काल आ जाता है 1600 ईस्वी में हम पहुंच जाते हैं। आधुनिक काल, जहां से अंग्रेजों का आगमन होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब फिर 1857 की क्रांति, फिर 1900 शताब्दी में क्या क्या घटनाएं हुई, 1947 में भारत की आजादी तक पहुंचते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत 1947 से आधुनिक काल का ही एक भाग नेहरू काल, आजादी के बाद का जो इतिहास है वह नेहरू काल के नाम से जाना जाता है। फिर नेहरू काल का हम अध्ययन करते हैं।
नेहरू काल के बाद फिर विश्व का इतिहास, जो कि एक अलग चैप्टर है, विश्व के इतिहास का अध्ययन करते हैं हम लोग। आगे की स्लाइड में आगे देखते हैं। सबसे पहले हम अब देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है या प्री हिस्टोरिकल एज कहते हैं हम। वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इस समय के मानव को पढ़ने लिखने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से हमको प्राप्त होती है। इसका कोई लिखित स्रोत नहीं प्राप्त है, कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है। इसमें पाषाण काल, स्टोन एज को शामिल किया जाता है। इसमें पाषाण काल को शामिल किया जाता है। इसकी कोई भी लिखित सामग्री हमको नहीं प्राप्त है। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। पाषाण काल, इसको स्टोन एज के नाम से हम लोग जानते हैं। यह वह समय है जब मानव पत्थर के औजार और हथियार का प्रयोग करता था। इसकी खोज 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी। खोजकर्ता इसके हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। 1863 में इसकी खोज हुई। तो भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। पाषाण काल का जो मानव था वह पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करता था। पाषाण काल की अवस्थाओं को देखते हैं। पाषाण काल का विभाजन देखते हैं। पाषाण काल जो स्टोन पीरियड है, स्टोन एज, इसमें इसका विभाजन किस प्रकार है, जैसा कि हम लोग उसके बारे में पहले भी पढ़े थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की जो समय सीमा मानी जाती है वह 20 लाख ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मध्य पाषाण काल, इसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है। यह 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व तक इसका 2,000 सालों का इसका इतिहास है। सबसे लंबा इतिहास पूरा पाषाण काल का इतिहास है। पूरा पाषाण काल वह है जब मानव ने आग की खोज किया था। इस समय का मानव बड़े हथियारों का प्रयोग करता था, पत्थर के बड़े औजारों का प्रयोग करता था। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद नव पाषाण काल आता है, जिसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसकी समय सीमा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। उसके बाद नव पाषाण काल के अंतर्गत ही हम ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। इसको चिल्कोलिथिक एज कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में ताम्र पाषाण काल ना पूछकर चिल्कोलिथिक, इसको हिंदी में इस तरीके से लिख के आ जाता है, चिल्कोलिथिक। चिल्कोलिथिक काल पूछ लेता है। निम्न में से चिल्कोलिथिक काल किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन यही दे देगा: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल को चिल्कोलिथिक काल कहा जाता है। यह भी नवपाषाण काल का ही एक भाग है। नवपाषाण काल के अंतर्गत ही ताम्रपाषाण काल को भी रखते हैं। ताम्रपाषाण काल का समय वह है जिस समय मानव ने तांबे की खोज किया था। सबसे मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु जो थी वह तांबा थी, जो पाषाण काल में ताम्रपाषाण काल के समय युग में खोजी गई थी। और मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक कहते हैं। मीजोलिथिक काल, कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है मीजोलिथिक काल किसे कहा जाता है। यही चार ऑप्शन, इसमें मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, पाषाण काल का विभाजन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में इसका विभाजन देखा। फिर एक एक करके पूरा पाषाण काल के बारे में, फिर मध्य पाषाण काल के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में और ताम्रपाषाण काल के बारे में आगे की कक्षाओं में हम अध्ययन करेंगे। अभी इसका हम कंक्लूजन पे आते हैं। जितना हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है। तो इतिहास का अध्ययन मानव सभ्यता के विकास को समझने में सहायक है। जैसा कि क्लास के शुरुआत में ही हमने कहा था कि इतिहास को क्यों पढ़ा जाए, इसका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इतिहास का जो अध्ययन है वो मानव सभ्यता के विकास, मानव की सभ्यता सभ्यता किस प्रकार बदली, कैसे सभ्यता में बदलाव हुआ, संस्कृतियों में बदलाव हुआ। एक समय का मानव जो शिकारी था, आखेटक था, निर्वस्त्र रहता था, बिना कपड़ों के रहता था, मांस खाता था, कंद मूल फल खाता था, जंगलों में विचरण करता था, वहां से लेकर आज वर्तमान में क्या खा रहा है मनुष्य, क्या पहन रहा है, किस प्रकार सभ्यता परिवर्तित हुई, किस प्रकार संस्कृति परिवर्तित हुई, इन सब का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए इतिहास का अध्ययन मानव सभ्यता के विकास को समझने में सहायक होता है। दूसरी जो अध्ययन हम अभी कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और प्रागैतिहासिक काल की जानकारी केवल और केवल खुदाई और अवशेषों से प्राप्त मिलती है। इसका कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, लिखित स्रोत नहीं है। प्रागैतिहासिक काल का कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। इसकी जानकारी केवल खुदाई और अवशेषों से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में और इसका जो पाषाण एज है, एक एक करके उसका विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।